हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी का जो हमारा सीरीज चल रहा है एमसीक्यू का टॉपिक वाइज, तो उसमें मैंने आपको पहले बहुत सारे टॉपिक्स दे दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जैव विकास, और इससे जुड़ी हुई कई सारे क्वेश्चंस पेपर में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और मैं सबसे पहले जो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो छोटा मोटा टॉपिक होगा उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको कवर कर रहे हैं। तो जैव विकास, तो आज के इस वीडियो में हम इसी को कवर करने वाले। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैव विकास का सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्जेस क्वियर। इनके द्वारा 3 विशिष्ट मानव जातियों या फिर नस्लों के बारे में बताया गया था। तो इन्होंने जो 3 बताया था वो तो ठीक है, जो नहीं है इसके अंतर्गत वो कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन ए है। लैपलैंड्रियोड जो है ये इनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है, बाकी तीनों के बारे में इनके द्वारा बताया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए बन जाता है। और इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण उनके शारीरिक बनावट के विभिन्न लक्षणों जैसे त्वचा का रंग, खोपड़ी की लंबाई, कद, बाल, चेहरे की आकृति, आंखों की बनावट के आधार पर किया जाता है। फ्रेंच जीव वैज्ञानिक जो थे क्वियर, इन्होंने मानव जातियों को उनके चमड़ी के आधार पर 3 भागों में जो कि विभाजित किया था, जो आप इस तरह से देख पाएंगे। काकिसाइड हो जाता है, एक मंगलाइड हो जाता है और एक निग्राइड होता है। इन 3 तरह से इन्होंने विभाजित किया था। नेक्स्ट वन आता है कि होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया? होमोसेपियंस जो शब्द है वो किसने दिया था? तो सी लिनियस ने, कार्लेस जो लिनियस है इन्होंने दिया है। स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कारोलस लिनियस द्वारा होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव का एक वैज्ञानिक नाम है, इनके द्वारा प्रस्तावित दिया था। एक तरह से मैं आपको बता दूं कि जो साधारण नाम होते हैं और एक वैज्ञानिक नाम होते हैं, साइंटिफिक नेम, आपको पता होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होता है, आप उनके नामों को देख सकते हैं। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, बिल्ली का फेलिस कैटस याद रखेंगे, मेढक का राना टिग्राना, सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रिक्स होता है, धान का ओराइजा सटाइवा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, आम का मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये कुछ कुछ जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मेढक का कई बार पूछा गया, मानव के बारे में तो आपको जानते ही हैं, धान और गेहूं बार बार पूछा जाता है, तो इन सभी को याद रखेंगे। देखिए अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 95% लोग गलती करेंगे। देखिए क्यों? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था, ये क्वेश्चन पूछा अगर जाए तो मैं आपको बता दूं कि 95% लोग गलती कर करके यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, चार्ल्स डार्विन। लेकिन गलत हो जाएगा, ये वाक्यांश जो गढ़ा गया था वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा गढ़ा गया था। सही आंसर सी होगा, लेकिन हम जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन से जुड़ा हुआ ये चीज़ है, तो क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे कि सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक ऐसा वाक्यांश है जो प्रकृति चयन के तंत्र का वर्णन करता है। इस वाक्यांश को ब्रिटिश पॉलीमैथ दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा गढ़ा गया था, लेकिन चार्ल्स डार्विन को पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ध्यान दीजिएगा कि पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को पढ़ने के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस वाक्यांश का प्रयोग अपनी पुस्तक जीव विज्ञान का सिद्धांत में किया। चार्ल्स डार्विन ने इस वाक्यांश का प्रयोग 1869 में प्रकाशित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के 5वें संस्करण में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। समजात और समरूप अंग तो आपने पढ़ा ही होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति तो समान होती है लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे समजात अंग सही आंसर बनेगा। एक्सप्लेनेशन आप आराम से पढ़ लीजिएगा ताकि बेहतर तरीके से समझ सको। हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समरूप अंग कहते हैं। ठीक है, समरूप अंग कहते हैं। वैसे अंग जिनकी भौतिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे समजात अंग कहते हैं। जो पहला प्रश्न था वो ये आपका प्रश्न हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट वन आता है कि मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ देखे जा सकते हैं। मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम जो सदस्यों के अवशेष हैं वो डैश में देखे जा सकते हैं। कहाँ पर? तो अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। एक क्वेश्चंस 2-3 बार रिपीट हुआ है तो उसको हम लोग थोड़ा सा छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं बनता। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो पीडीएफ से आप वहाँ पे 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्यन यानी जब मौजूद जातियों में से से नई जातियाँ विकसित होती है में योगदान नहीं करता है। यानी कौन सा जो जाति है वो जब मौजूदा जातियों से नई जातियाँ विकसित होती हैं तो उसमें योगदान नहीं करता है। तो यहाँ पे कहेंगे अपसारी विकास। अपसारी विकास ए हो जाएगा। अपसारी विकास जातियाँ जो है, अपसारी विकास जाति उद्यान में योगदान नहीं करता। अपसारी विकास किसी एक पूर्वज जाति के विकास की विकासीय अपसरण को कहते हैं। जैसे घोड़ा व मृग दोनों धावी प्राणी है तथा गिलहरी व प्राइमेट्स वृक्षवासी हैं। मानव जाति के अनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद हैं? मानव जाति के अनुवांशिक मूल जेनेटिक रूट्स कहाँ मौजूद हैं? तो अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक विकास। ठीक है, रासायनिक विकास, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। और यहाँ पे और क्या कह रहा है कि अपेरिन रूम व हॉलैंड यानी इंग्लैंड के अनुसार जीव की उत्पत्ति पहले से अवस्थित जीव रहित कार्बनिक पदार्थों से हुई है। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण अकार्बनिक पदार्थ से हुआ है। यानी जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न मत जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे बी हो जाएगा प्रजनन। प्रजनन आवश्यक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? तो वापस से क्वेश्चन तो आपका वही है, रिपीट हो रहा है, तो प्रजनन सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि आधे वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि तो हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इस वजह से कह सकते हैं कि वायुमंडल कम हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए, आधे वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिडक्सिंग एटमॉस्फेयर वातावरण की ऐसी स्थिति होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीकरण रुक जाता है और ऑक्सीकारक गैसों जैसे कि हाइड्रोजन जलवाष्प सक्रिय हो जाते हैं। इसी का मतलब था आद्य वायुमंडल। ठीक है, आगे देखते हैं। जीवधारियों में नई प्रजातियों का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक होती है? जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की जो संभावना होती है इनमें से किसकी अधिक होती है? तो वह आपका द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन इनमें अधिक होता है। अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का क्या ही हम लोग कहें कि कितना बार रिपीट हुआ होगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन की है, तो यहाँ पे हम सी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस युग में डायनासोर फले फूले। तो आंसर डी होगा मेसेजोइक इरा में, मेसेजोइक युग में, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि मेसेजोइक जो कल्प है, इरा है, युग है कि अवधि 22.5 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष तक है। इसमें रेंगने वाले जीव अधिक मात्रा में विद्यमान थे। इस कल्प में यानी इसी कल्प में, इस युग में डायनासोर फले फूले। इस कल्प को 3 शकों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि ट्रियासिक हो जाता है, जुरासिक हो जाता है, क्रीटेशियस हो जाता है। इनमें डायनासोर मुख्य रूप से जुरासिक शक में सक्रिय थे। ठीक है, यानी मेसोजोइक के जो पार्ट है उसका ये आपका जुरासिक हो जाता है, तो उसमें डायनासोर थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास
उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। कई नई प्रजातियों का जो विकास है उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है, तो वह आपका उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है, उत्परिवर्तन के बारे में एच.डी. व्रीज ने बताया था। ये थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक चयन कहा जाता है, नेचुरल सेलेक्शन। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत दिया था। नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है इन्होंने दिया था। वर्ष 1859 में उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में अपने निष्कर्ष का वर्णन किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, टायरेनोसॉरस जो रेक्स है इसे कहा जाता है, तो बी यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? मानव का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है, तो होमोसेपियन का अर्थ क्या होता है? तो वाइज होमिनिड, ठीक है, होमिनिड, वाइज होमिनिड, ज्ञानी मानव। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? देखिए फिर से क्वेश्चन आपका वही है कि बुद्धिमान आदमी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस सी हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनॉइड्स थे, कौन थे? तो बी होगा क्रो-मैग्नन, ठीक है, क्रो-मैग्नन, यहाँ पे हम बी को टिक कर सकते हैं, क्रो-मैग्नन। चलिए नेक्स्ट वन है कि जैविक विकास को खालिस्तान के तौर पर परिभाषित किया जाता है। जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है, तो प्राकृतिक चयन के तौर पर, ठीक है, जैविक विकास को प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है। अगला कह रहा है कि डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है, तो विकास का सिद्धांत से संबंधित कौन है? तो चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, यहाँ पे बी सही होगा। और रही बात पीडीएफ की, तो मैं पीडीएफ जैसा कि आपको बताया हूँ कि हमारे एप्लीकेशन पर जो फ्री पीडीएफ का सेक्शन है वहाँ पे जा करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी के जो भी टॉपिक्स मैंने डाले हैं उन सभी का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड किया जा चुका है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में बताइए कि कौन प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं? तो कोई और नहीं, वो है हमारे चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो देखिए यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस टॉपिक से, जैव विकास। तो जैव विकास से 2-3 जो प्रश्न चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया, और ये आपका प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये सब जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते हैं और यही प्रश्न पूछा जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा, तो याद रखना है किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था। तो फिर से देखिए क्वेश्चन आपका वही है, घुमा करके बस पूछा जा रहा है। वो आपका इंग्लिश में पूछा जाता था, अब यहाँ पे हिंदी में पूछा था और ये इंग्लिश में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? नहीं है तो वह आपका एंथ्रोपिथेकस, एंथ्रोपिथेकस ऑप्शन डी। देखिए इसको आप अच्छे से अगर पढ़ना चाहे, समझना चाहेंगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, पूरा अच्छे से पढ़ करके इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 2015 में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनकॉइड दक्षिण अफ्रीका की दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा होमो नेलेडी। होमो नेलेडी जो है जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज है राइजिंग स्टार केद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनकॉइड दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी 2015 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फिर से ये पूछा जा सकता है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज हुई है? तो कौन से जीवाश्म की खोज हुई है? तो होमो नेलेडी 2015 में जो ऊपर में हमने क्वेश्चन देखा था वही है ये होमो नेलेडी। नेक्स्ट ये आता है कि टैकीग्लोसस
किसके बीच की एक संयोजक कड़ी मानी जाती है? टैकीग्लोसस जो है वो सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो डी यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग कि टैकीग्लोसस जो है वो एकिडीना के नाम से जानते हैं हम लोग, और इसके नाम के बारे में आप अच्छे से रूबरू होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट, खाली स्थान लाखों वर्षों से आदिम जीवों की क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्रमागत उन्नति। ठीक है, क्रमागत उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों का क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अब इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो विकास का सिद्धांत को किससे जोड़ेंगे हम लोग? डार्विन से ही जोड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ? तो अब ये प्रश्न तो आपके माइंड में अच्छे से छप ही गया है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो यहाँ पे अकार्बनिक यानी कि अजैवी अणुओं से विकसित हुआ, ये कहा था हाल्डेन ने। हाल्डेन ने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैव अणुओं से मिलकर के बना है। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। जीवाश्म जो है विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण शामिल था? किसका मिश्रण शामिल था? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो H2S, CH4 यानी मीथेन और NH3। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया यहाँ पे कह सकते हैं NH3। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, तब ज़्यादा हम समझ पाएंगे कि प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से नियुक्त हुई थी। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों ने पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया। हल्की H2 मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर के पानी तथा अन्य गैस आदि की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान जो है वो भर गए, जिसे महासागरों की रचना हुई। तो ये सब आप देखें, यहाँ पे समझें। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किससे बना था? जो हमने ऊपर में सब कुछ डिस्कस किया वही यहाँ पे फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अब आप आसानी से इसको गेस कर सकते हैं क्या क्या हमने देखा था। इसमें था आपका कि NH3 अमोनिया था, मीथेन था और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सही आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुई थी? तो ऑक्सीजन उस वक्त मुक्त अवस्था में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया? क्या वापस से बात करना है इस क्वेश्चन के बारे में? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो मस्तिष्क अवशेषी अंग नहीं है। तो यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे। और देखिए अक्लडाड, अपेंडिक्स तथा कान की मांसपेशियाँ मानव में अवशेषी अंग होते हैं, जबकि मस्तिष्क मानव के अवशेषी अंग नहीं होते। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस थे वो कुछ महत्वपूर्ण थे और कुछ हमें नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट थे। खास करके डार्विन से जुड़े जो क्वेश्चंस बने उनको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जब भी इस टॉपिक से बना है जैविका से, तो उनके क्वेश्चन ही पूछे गए, उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। बाकी जो क्वेश्चंस थे उनको आप याद रखिए, जैसे समजात अंग, समरूपी अंग के बारे में हमने ऊपर में देखा था, वह भी रिपीट होता है। जुरासिक वाला जो क्वेश्चन था डायनासोर से जुड़ा, वो पूछा जाता है। तो कई सारे प्रश्न थे जो बार बार रिपीट हुए हैं। आप डिटो याद रख लीजिए, इसी तरह से सेम क्वेश्चन रिपीट होता ही है।
तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।